Hello everybody, let's continue our discussion part of simple harmonic motion. मैंने मेरे पिछले सेशन में आई थिंक 26th प्रॉब्लम तक डिस्कस करवा दिया था और मैं HCV के उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूं. मैंने कुछ फर्दर प्रॉब्लम्स भी नोट डाउन कर लिया है. एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 30th से हम आज स्टार्ट करेंगे. 26 तक हो चुका था. 30th देन 31st देन आई हैव गॉट अ डाउट 34th रेज्ड बाय अ स्टूडेंट, 37th, 40th. ये सारे प्रॉब्लम्स आपने पूछे हैं. 42nd then 47th, 48th, 49, 51, 54, 55, 58. चलिए आज अधिक से अधिक इन सवालों को डिस्कस कराने की कोशिश करता हूं. देख लेते हैं हम कितना समय है और कितने हो पाते हैं. 30th प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट विथ 30th प्रॉब्लम. मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी पढ़ता हूं और सॉल्यूशन भी बताता हूं. ऑल द सरफेस शोन इन फिगर 12.15 E15. मैं फिगर बना लूं इसी समय. इस तरह से एक काट दी हुई है और इस तरह से एक स्प्रिंग बंधी हुई है. स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है. काट का मास कैपिटल M दिया हुआ है. इसका मास स्मॉल m दिया हुआ है. All surface shown in figure are frictionless. The mass of cart is capital M and that of block is small m and the spring has a spring constant of K. Initially car and the block are at rest. Initially car or block they are at rest and spring is stretched through a length of x naught. Spring को x naught length से stretch करा गया है. When the system is released, find the amplitude of simple harmonic motion of block and of the car as seen from the road. Find the time period of two simple harmonic motion. देखिए, all the surface are frictionless, smooth है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है. मैं कहता हूं इस सिचुएशन को कुछ इस तरह से विजुलाइज करा जा सकता है एस एफ. यह स्मॉल ब्लॉक M और काट और इस पूरे सिस्टम को हम इस तरह से कैपिटल ब्लॉक M से देख सकते हैं और इन दोनों के बीच में एक एलोंगेटेड स्प्रिंग L प्लस एक्स नॉट और यह पूरा सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट. हम इस तरीके से इस सिचुएशन को विजुलाइज कर सकते हैं. हाँ, और ये पूरा सिस्टम जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है और इनिशियली रेस्ट पर है. यदि यह इनिशियली रेस्ट पर है इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और यदि इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो यह हमेशा इसका मोमेंटम जीरो है. थ्रू आउट द मोशन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा. सेंटर ऑफ मास जहां पर भी है, कहीं इस जगह पर होगा, वह रेस्ट पर ही रहना है और हमेशा सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा. यह दोनों ब्लॉक पहले नेचुरल लेंथ पर आएंगे, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर इस तरीके से, और फिर सेंटर ऑफ मास के यहीं रहते हुए यह कंप्रेस होंगे. इस तरीके से यह नेचुरल लेंथ और फिर L माइनस एक्स नॉट से कंप्रेस होंगे. यह कुछ सिचुएशन रहेगी. यह इनिशियल, यह मीन पोजीशन
और यह मैक्सिमम कंप्रेशन के साथ में। अब इधर से मीन पोजीशन तक आते हुए यह इसका एम्पलीट्यूड, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज एम्पलीट्यूड इन नेगेटिव डायरेक्शन फॉर द लार्जर ब्लॉक। दिस इज द वन एम्पलीट्यूड कंडीशन, दिस अनदर एम्पलीट्यूड कंडीशन। हम कहेंगे यह ब्लॉक x1 से मूव करेगा और यह ब्लॉक x2 से मूव करेगा। और जो पहला पार्ट पूछा गया है, in which that asks find the amplitude of simple harmonic motion of the block and of the car as seen from the road, तो मैं कहूंगा x1 is amplitude of first block, x2 is amplitude of second block and x1 plus x2 must be equal to 0। तो ये SHM किस तरह से होगा? इस तरह से SHM होगा। इनिशियली एट रेस्ट और एट एनी इंस्टेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी पर होंगे और मैक्सिमम कंप्रेस होंगे, फिर दोनों स्ट्रेच होंगे। इस तरीके से यह SHM करेंगे, मैक्सिमम एलोंगेशन पर रेस्ट पर और मैक्सिमम कंप्रेशन पर भी रेस्ट पर। इंटरमीडिएट कंडीशन में यह अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी में होंगे और मोमेंटम हमेशा 0 होना चाहिए। तो x1 plus x2 must be equal to x0। x0 is maximum elongation in spring, x0 is max elongation or compression in spring, and x1 and x2 are amplitude of capital M and small m respectively। यह मैंने लिख दिया। तो x1 plus x2 होगा x0। अब since center of mass is initially at rest, at any time center of mass would remain at rest, तो उसके लिए कंडीशन कहूंगा मैं m1 x1 must be equal to और कैपिटल M इंटू x1 must be equal to small m इंटू x2। क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसकी वजह मैं लिख देता हूं डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, दिस इज द रीजन। अब मैं क्या कहता हूं, x1 x2 इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू x1 और ये इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं x1 कैपिटल M बाय स्मॉल m इंटू x1 इज इक्वल टू x0 और आई विल गेट x1 इज इक्वल टू स्मॉल m x0 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m एंड x2 इज इक्वल टू कैपिटल M x0 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। This are amplitude of the two SHM। अब टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, यह तो पार्ट ए हो गया। टाइम पीरियड ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए ऑल्दो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन चैप्टर यदि पढ़ा हुआ है और वहां पर इस तरह का स्प्रिंग मास सिस्टम देखा हुआ है, तो यदि वो चैप्टर थॉरोली पढ़ा हुआ है तो मैं बिल्कुल साफ लिख देता हूं कि इस तरह के सिस्टम के लिए हम रिड्यूस्ड मास डिफाइन करते हैं म्यू, एंड दैट रिड्यूस्ड मास इज m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। और फिर सारे कंसेप्ट इस रिड्यूस्ड मास से के साथ में लेकर अप्लाई कर दिए जाते हैं, जो हम टाइम पीरियड इज इक्वल टू स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो हमने लिखा है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। तो यह एक्सप्रेशन इस केस में रिड्यूस्ड मास के लिए लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ म्यू बाय k, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और 2 पाई अंडर रूट ऑफ m कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन k इंटू कैपिटल M
प्लस स्मॉल एम। इस तरीके से टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। Although by the sound knowledge of physics ये बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और एग्जामिनेशन में टॉप 100 में वही आते हैं जो सीधा सीधा इस बात को लिख दें। मगर ये कैसे आया है, मैं इस बात को भी डिराइव करना चाहूंगा, प्रूव करना चाहूंगा, क्योंकि यदि एग्जामिनेशन में डिराइव करके आप लिखते हैं तो सिलेक्ट तो होते हैं मगर वो टॉप रैंक नहीं लगती है। मैं इस चीज को प्रूव करूंगा कि ये कैसे आया है। और मैं पहले क्यों ना इसी समय 3 से 4 मिनट का समय आपको देता हूं कि ट्राई टू प्रूव दैट यह जो हमने एक्सप्रेशन फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम में m लिखा था, इस तरह की सिचुएशन में m की जगह पर रिड्यूस्ड मास आ जाएगा। ये चीज को आप पहले एक बार इसी समय आपने ट्राई तो करा ही है घर पे पहले ही, पर अभी इसी समय क्लास में बैठ के 3 से 4 मिनट के लिए सोच लो, फिर मैं समझाना चालू करता हूं इसको। चलिए मैं समझा देता हूं। मैं कहता हूं एट एनी इंस्टेंट, if elongation in spring is y, किसी भी इंस्टेंट पर स्प्रिंग में एलोंगेशन यदि y है। एक बात तो हम समझ चुके हैं कि मास m1 अलग SHM कर रहा है, मास m2 अलग SHM कर रहा है, दोनों एक साथ में SHM कर रहे हैं। इस जगह पर 2 SHM हो रही है, मगर इन दोनों SHM का टाइम पीरियड सेम है। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड के साथ SHM कर रहे हैं। एट एनी इंस्टेंट यदि स्प्रिंग में एलोंगेशन y है तो मास m1, ये कैपिटल मास m का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ कैपिटल मास m, वो हम इधर से लिख सकते हैं। x नॉट की जगह y लिख देंगे और इधर हम y1 लिख देंगे। y1 इज स्मॉल m इंटू y अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब ये जो कैपिटल मास m है, इस पर स्प्रिंग की जगह से फोर्स लगेगा ky, क्योंकि स्प्रिंग में एलोंगेशन y है, और यही रेस्टोरिंग फोर्स होएगा। सो रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ky। मैं अब क्या करता हूं, रेस्टोरिंग फोर्स की जगह तो लिखता हूं मास इंटू a1, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 1, इज इक्वल टू k इंटू y की जगह पर मैं इधर से लिखता हूं कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m इंटू y1, और एक्सीलरेशन a1, यह रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन हुआ। रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन इज k कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू y1। और अब आप देखिए, यह तो बिल्कुल वैसे की वैसी सिचुएशन हो गई। रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। इधर डिस्प्लेसमेंट y1 है पार्टिकल 1 का, उसका रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन, और ओमेगा स्क्वायर हमें दिखने लगा है। ओमेगा स्क्वायर इज k इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू m। This is omega square, and hence frequency is 2 pi under root of k by mu, and time 1 by 2 pi
1/2 पाई और टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाय के. दिस इज 1/μ where mu is reduced mass. ध्यान से देखिए, इट्स अ सिंपल सिचुएशन और इस तरह की सिचुएशन को हमने इसके पहले देखा भी हुआ है, सॉल्व भी करा हुआ है. दिस इज द सॉल्यूशन टू 30th प्रॉब्लम. नाउ विल मूव ऑन टू 31st प्रॉब्लम. क्या मैं एक और बार इस चीज को समझाऊं? आई थिंक यहां तक तो सिंपल है. रिड्यूस मास लगाया और किसी भी इंस्टेंट पर हमने स्प्रिंग का एलोंगेशन y मान लिया. तो कैपिटल मास m का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके मीन पोजीशन से वह y1 होगा और वो हमने इस एक्सप्रेशन से लिख दिया. और फिर हमने यह कहा कि यदि स्प्रिंग में एलोंगेशन y है तो स्प्रिंग की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा ky. कैपिटल मास m का एक्सीलरेशन होगा a1, तो रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू ky. और रेस्टोरिंग फोर्स की जगह कैपिटल मास m इंटू a1 इज इक्वल टू k और y की जगह y1 के टर्म्स में लिख दिया. y1 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 एंड a1 इज एक्सीलरेशन, रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 1. और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट दिखने लगा. इसका मतलब वह SHM है. ओमेगा स्क्वायर a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आ गया जो रिड्यूस मास के टर्म में दिखने लगा. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग प्रॉब्लम नंबर 31.